हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। समाजशास्त्र में 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। 7वां चैप्टर में सामाजिक संस्थाएं हैं और सामाजिक संस्थाएं में परिवार हो गया है और विवाह हम लोग आज पढ़ेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये स्टेट, पीजीटी, यूपी पीजीटी, बिहार बीपीएससी टीचर 4.0 4.5 के लिए उपयोगी होगा, तो आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग विवाह में पहला चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? ए ऑप्शन है जीएस घुरिये, बी ऑप्शन है के एम कपाड़िया, सी ऑप्शन है ए आर देसाई, डी ऑप्शन है जोगेंद्र सिंह। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, के एम कपाड़िया। समाजशास्त्रियों में, भारतीय समाजशास्त्रियों में के एम कपाड़िया है, वो विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किए हैं। ठीक है, के एम कपाड़िया ने भारत में विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है। उन्होंने भारतवर्ष में विवाह और परिवार, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो के एम कपाड़िया का है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। के एम कपाड़िया ने भारत में विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया। उन्होंने भारतवर्ष में विवाह और परिवार, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसी कौन सी संस्थाएं ऐसी कौन सी सामाजिक संस्थाएं जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है विवाह, सी ऑप्शन है नातेदारी, डी ऑप्शन है धर्म। तो इसमें विवाह होगा। विवाह ही एक ऐसी नियमितता है जो कि संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है। समाज ने विवाह की संस्था यौन संबंधों को नियमित करने के उद्देश्य से बनाई है। विवाह दो विपरीत लिंगियों का यौन संबंध रखने की स्वीकृति और उत्पन्न संतान को वैधता प्रदान करता है। विवाह मानव समाज की एक सार्वभौमिक और अपरिहार्य संस्था है। विवाह की संस्था आदिम से लेकर आधुनिक तक सभी समाजों में है, परंतु अलग अलग समाजों में इसकी प्रकृति एवं स्वरूप भिन्न है, क्योंकि सभी समाजों में संस्कृति भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? ए ऑप्शन है वेस्टरमार्क, बी ऑप्शन है लोबी, सी ऑप्शन है मॉडॉक, डी ऑप्शन है बर्जेस। तो 250 समाजों का अध्ययन करके मॉडॉक ने उद्देश्यों को स्पष्ट किया है। 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को मॉडॉक ने स्पष्ट किया है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। मॉडॉक ने 250 समाजों के अध्ययन के आधार पर विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया। वो कौन कौन है, तो आगे हम लोग देखते हैं। मॉडॉक ने 250 समाजों के अध्ययन के आधार पर विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया। यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण। यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। ए ऑप्शन है जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, बी ऑप्शन है धर्म द्वारा, सी ऑप्शन है कानून द्वारा, डी ऑप्शन है सरकार द्वारा। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा, जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा। सामाजिक संगठन और उसके अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री और पुरुषों की संख्या में समानता हो। यदि पुरुषों की संख्या कम होगी और स्त्रियों की संख्या अधिक होगी तो पुरुष वर्ग का महत्व बढ़ जाएगा। समाज में बहुपत्नी विवाह की पद्धति कार्यशील रहेगी। इसके विपरीत यदि पुरुषों की संख्या अधिक है और स्त्रियों की संख्या कम है तो बहुपति विवाह प्रचलित होगा। एक संतुलित समाज के लिए यह आवश्यक है कि स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में समान अनुपात हो। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000:943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1084 का तथा न्यूनतम हरियाणा का है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 1000:912 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर 1024 का तथा न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर 851 का है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट अपना ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है। तो चलिए आगे हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? 5वां क्वेश्चन है कि किसने समाज को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? ए ऑप्शन है मैलिनोवस्की, बी ऑप्शन है वेस्टरमार्क, सी ऑप्शन है मॉडॉक, डी ऑप्शन है टाइलर। तो ए ऑप्शन सही होगा, मैलिनोवस्की। विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता दिया है मैलिनोवस्की ने। ठीक है,
मेलिनोस्की के अनुसार विवाह बच्चों के प्रजनन एवं देखभाल हेतु एक समझौता है। वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसे विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उनके पैदा हुए संभावित बच्चों के बीच एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। वही बात मर्डॉक के अनुसार क्या है, एक विवाह साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। ठीक है, तो मर्डॉक का दिया हुआ है, वेस्टरमार्क भी दिए हैं, मेलिनोस्की भी दिए हैं, तो ये तीनों याद कीजिएगा आप लोग। मेलिनोस्की का है यहाँ से यहाँ तक, वेस्टरमार्क है यहाँ से यहाँ तक, मर्डॉक है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहें कि नहीं हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हाँ लगाकर चले आते हैं परीक्षा में, तो हम लोग का गलत क्वेश्चन हो जाता है, 2-4 ऐसे ही गलत हो जाता है, इसके चलते रिजल्ट रुक जाता है। तो ठीक है, तो नहीं पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए ऑप्शन है यौन संतुष्टि, बी ऑप्शन लिव इन रिलेशनशिप, सी ऑप्शन इस प्रकार के संगठन से उत्पन्न बच्चों की वैधता, डी ऑप्शन है आर्थिक सहयोग। तो इसका बी ऑप्शन है लिव इन रिलेशनशिप। विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है लिव इन रिलेशनशिप, मतलब नहीं पूछ रहा है तो लिव इन रिलेशनशिप जरूरी नहीं है। नहीं तो यौन संतुष्टि, इस प्रकार के संगठन से उत्पन्न बच्चों की वैधता, आर्थिक सहयोग सभी सही है, लिव इन रिलेशनशिप ये सही नहीं है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में यौन संतुष्टि, बच्चों को वैधता प्रदान करना तथा आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण है। लिव इन रिलेशनशिप में विवाह आवश्यक नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में विवाह आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखते हैं, विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ए ऑप्शन है दुर्खिम, बी ऑप्शन है मैकडॉउल, सी ऑप्शन है मेलिनोवस्की, डी ऑप्शन है वेस्टरमार्क। तो इसका क्या होगा, तो इसका सी ऑप्शन है मेलिनोवस्की। विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, यह परिभाषा मेलिनोवस्की ने दिया था। तो परिभाषाएं 2 क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो उसको परिभाषाएं को एक जगह मैं लेकर आऊंगी, उसको ध्यान दीजिए, मेरा वीडियो जरूर देखिए आप लोग को, मैं बढ़िया वीडियो बनाकर लाऊंगी, जो कि एक जगह परिभाषा रहेगा, एक जगह सिद्धांत रहेगा, एक जगह अवधारणा रहेगा, ऐसा मैं अलग अलग करके लाऊंगी, एक जगह पुस्तक के नाम लाऊंगी। तो आप लोग जरूर मेरा वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए। विवाह शिशु उत्पादन और रक्षण हेतु एक अनुबंध, यह परिभाषा किसने दिया था, मेलिनोवस्की ने दिया था। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल, ऐसा कथन किसने किया था। ए ऑप्शन है लूथर, बी ऑप्शन है वीरस्टेट, सी ऑप्शन है प्रभु, डी ऑप्शन है कुले। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा लूथर। लूथर ने कहा था कि विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। लूथर का कहना था कि विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। ठीक है, तो हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं, यह किसने कहा कि विवाह नातेदारी का स्रोत है। ए ऑप्शन है डब्ल्यू वेस्टरमार्क, बी ऑप्शन इरावती कर्वे, सी ऑप्शन है बी मेलिनोवस्की, डी ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड। इसमें क्या होगा, किसने कहा था कि विवाह नातेदारी का स्रोत है। ए ऑप्शन है डब्ल्यू वेस्टरमार्क, बी ऑप्शन है इरावती कर्वे, सी ऑप्शन है बी मेलिनोवस्की, डी ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड। इसका सी ऑप्शन सही होगा बी मेलिनोवस्की। विवाह नातेदारी का स्रोत है, यह कथन मेलिनोवस्की का है। ठीक है, विवाह नातेदारी का स्रोत है किसने कहा था, बी मेलिनोवस्की ने कहा था। 10 क्वेश्चन देखते हैं, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह कथन किसका है। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह कथन किसका है। ए है डब्ल्यू.जी. समनर, बी है ए.जी. केलर, सी है वेस्टरमार्क, डी है आर.एम. मैकाइवर और सी.एच. पेज। तो क्या होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, आर.एम. मैकाइवर एम पेज। आर.एम. मैकाइवर और सी.एच. पेज ने कहा कि विवाह स्वयं में एक संस्था है, न कि प्रथा है। संस्थाओं में बाहरी चिन्ह होते हैं। जब हम संस्थाओं की बात करते हैं तो हम नियंत्रण की प्रणाली के बारे में सोचते हैं जो व्यक्तिगत संबंधों से परे होती है। ठीक है, तो हम लोग 11 क्वेश्चन देखते हैं, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक ही विवाह सही विवाह का प्रकार है। ये कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक विवाह सही विवाह का प्रकार है। ए है मार्गन, बी है बी मेलिनोवस्की, सी है वेस्टरमार्क, डी है मन्नू। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की ने माना था कि एक विवाह का सच्चा स्वरूप एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक ही सही प्रकार का विवाह है। मेलिनोवस्की का कहना था कि एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सही रूप है, रहा है और रहेगा। ठीक है, तो हम लोग 12 क्वेश्चन देखते हैं अब। विवाह का उद्गम परिवार में है, न कि परिवार का विवाह में, यह किसने कहा था। विवाह का उद्गम परिवार में है, न कि परिवार का विवाह में है, यह किसने कहा था। ए ऑप्शन क्लियम ग्रीन ने, बी ऑप्शन है वेस्टरमार्क, सी ऑप्शन है बोगार्ट, डी ऑप्शन हावेल्स। ये किसने कहा था, तो ये वेस्टरमार्क ने कहा था विवाह का उद्गम परिवार में है, न कि परिवार का विवाह में, यह कथन वेस्टरमार्क ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है।
ए ऑप्शन है विफ्राल्ट, बी ऑप्शन है समनर, सी ऑप्शन है वेस्टरमार्क, डी ऑप्शन है मनु। किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? तो ए ऑप्शन है विफ्राल्ट, बी ऑप्शन है समनर, सी ऑप्शन है वेस्टरमार्क, डी ऑप्शन है मनु। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क वेस्टरमार्क ने कहा था कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित रहता है। विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित रहता है। ए ऑप्शन है भूमिकाओं की व्यवस्था पर, बी ऑप्शन है शिशुपालन की प्रक्रिया पर, सी ऑप्शन संस्कार एवं समारोहों पर, डी ऑप्शन है पुरुषों एवं स्त्रियों के मध्य एवं संबंधों पर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, भूमिकाओं की व्यवस्था पर। विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित रहता है भूमिकाओं की व्यवस्था पर। विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ भूमिकाओं की व्यवस्था पर, भूमिकाओं की व्यवस्था पर केंद्रित रहता है। केंद्रित रहता है संतति के जन्म से जुड़ी संस्थाओं में विवाह का एक महत्वपूर्ण संस्था है। विवाह के माध्यम से नए संबंधों की स्थापना होती है और संबंधों के माध्यम से भूमिकाओं का पालन किया जाता है। क्या है? संतति के जन्म से जुड़ी संस्थाओं में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है। विवाह के माध्यम से नए संबंधों की स्थापना होती है और संबंधों के माध्यम से भूमिकाओं का पालन किया जाता है। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है। ए ऑप्शन है कर्मकांड एवं संस्कार पर, बी ऑप्शन है पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध पर, सी ऑप्शन है शिशुपालन की प्रक्रिया पर, डी ऑप्शन है भूमिकाओं की व्यवस्था पर। इसका डी ऑप्शन सही होगा, भूमिकाओं की व्यवस्था पर। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है, भूमिकाओं की व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, तब 16 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन देखते हैं। विवाह अति व्यक्तिगत प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन दिया है। ए ऑप्शन है मजुमदार एवं मदन ने, बी ऑप्शन है वेस्टरमार्क ने, सी ऑप्शन है ग्लीन एवं ग्लीन ने, डी ऑप्शन है एंडरसन और पार्कर ने। इसका क्या होगा? विवाह अति व्यक्ति प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है जिससे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया। विवाह के संबंध में यह कथन किसने दिया है? तो मजुमदार एवं मदान ने दिया है। एक कथन जिसने दिया है मजुमदार एवं मदान समाजशास्त्री वो दिए हैं। ठीक है, विवाह के संबंध में प्रश्नगत कथन मजुमदार एवं मदन ने दिया है। उनके अनुसार विवाह से यदि व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक यौन और मनोवैज्ञानिक संतान प्राप्ति संतोष प्राप्त होता है तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व निर्वाह में योग्य मिलता है। वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जो कि प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृत होता है और इसमें इस संजोग में सम्मिलित होने वाले दोनों पक्षों तथा उनमें उत्पन्न बच्चों के अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। एंडरसन और पार्कर के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों तथा एक से अधिक स्त्रियों के बीच समाज द्वारा स्वीकृत अस्थायी संबंध है जिसमें पितृत्व हेतु संभोग की आकांक्षा निहित है। तो अब हम लोग 17 क्वेश्चन देखेंगे। पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है। पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह किस प्रकार का है? ए है सोरेट विवाह, बी है पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज, बी है एंडोगैमी, डी है हाइपोगैमी। पिता की बहन के पुत्री के साथ विवाह किस प्रकार का विवाह है? तो ए पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। विषम लिंगी सहोदरों की संतान बिलिंग सहोदर या ममेरे फुफेरे भाई बहन कहलाते हैं। एक व्यक्ति की मां के भाई की संतान तथा पिता की बहन की संतान दोनों इसी श्रेणी में आते हैं। मानव शास्त्र एवं समाज शास्त्रीय साहित्य में इस अवधारणा का प्रयोग वैवाहिक संबंधों में वरीयता की धारणा साहित्य में इस अवधारणा का प्रयोग वैवाहिक संबंधों में वरीयता की धारणा को स्पष्ट करने से के संदर्भ में किया गया है। जब विषमलिंगी सहोदरों की संतानों में विवाह होता है तो इसे बिलिंग सहोदर विवाह या ममेरा विवाह कहते हैं। यदि एक व्यक्ति अपने मामा की लड़की से विवाह करता है तो इसे मातृपक्षीय बिलिंग सहोदर विवाह कहते हैं, किंतु यदि वह अपनी बुआ पिता की कजन मैरिज कहते हैं। पिता की बहन की लड़की से विवाह करता है तो उसे पितृपक्षीय बिलिंग सहोदर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 18 क्वेश्चन। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। ए ऑप्शन अपनी मृत पत्नी की बहन से, बी है उच्च जाति की स्त्री से, सी है निम्न जाति के स्त्री से, डी अपने मृत भाई की विधवा से। इसका क्या होगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा, अपने मृत भाई की विधवा से जब कोई पुरुष विवाह करता है उसे देवर विवाह कहते हैं। देवर विवाह संपन्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। लेबरेट विवाह है। लेबरेट विवाह है। ए ऑप्शन है दिव्यगत पति के भाई के साथ विवाह, बी ऑप्शन है ममेरे फुफेरे भाइयों बहनों के बीच विवाह, सी ऑप्शन है बहन की पुत्री के साथ विवाह, डी है भाई की पुत्री के साथ विवाह। लेबरेट विवाह क्या है? तो दिव्यंगत पति के भाई के साथ विवाह लेबरेट विवाह कहते हैं। दिव्यंगत पति के भाई के साथ विवाह
लेवरेट विवाह होता है। ठीक है, तो अब हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। लेवरेट विवाह से बोध होता है। ये ऑप्शन है भाइयों तथा बहनों में विवाह, बी है मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह, सी है माता की पुत्री के साथ विवाह, डी है बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री से विवाह, लेवरेट विवाह के बोध होता है। ठीक है, तो अब हम लोग 21 क्वेश्चन देखेंगे। देवर विवाह तथा शाली विवाह उदाहरण है। देवर विवाह तथा शाली विवाह उदाहरण है। ए है भातृक बहुपति प्रथा के, बी है विनिमय के प्रकार के, सी है अधिमान्य विवाह के, डी है निषेध विवाह के। इसका सी ऑप्शन सही होगा, अधिमान्य विवाह के। देवर विवाह तथा शाली विवाह उदाहरण अधिमान्य विवाह के। जब किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति से विवाह करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है तो उसे अधिमान्य विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह के मामले में या विवाह साथी चुनने के संबंध में कुछ व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिमान्य या प्रमुखता दी जाती है, जो प्रमुखता 4 प्रकार के होते हैं। ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह, चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह, पति भ्राता विवाह और पत्नी भगनी विवाह। जब एक विधवा स्त्री अपने पति के भाई से विवाह करती है तब उस विवाह को पति भ्राता विवाह कहते हैं। इसके 2 स्वरूप है, देवर विवाह और ज्येष्ठ विवाह। देवर विवाह है जो छोटे भाई से विवाह होगा उसे देवर विवाह कहा जाए, जो भसुर से विवाह होगा उसे ज्येष्ठ विवाह कहते हैं। जब एक विधवा स्त्री अपने पति की मृत्यु के पश्चात मृत पति के छोटे भाई से विवाह करती है तब वह विवाह देवर विवाह तथा जब मृत पति के बड़े भाई से विवाह करती है तो ज्येष्ठ विवाह कहलाता है। पत्नी भगनी विवाह में पुरुष अपनी पत्नी की बहन से विवाह करता है। इस प्रकार के विवाह को 2 रूप है, सीमित शाली विवाह तथा समकालीन शाली विवाह। सीमित शाली विवाह में पत्नी की मृत्यु के पश्चात ही शाली से विवाह किया जाता है, जबकि समकालीन शाली विवाह में पुरुष एक परिवार की सबसे बड़ी बहन के साथ विवाह करता है और उस स्त्री की अन्य सारी बहनें अपने आप उस पुरुष की पत्नियां बन जाती हैं। सोरेट विवाह है। सोरेट विवाह किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है बहन भाई के बीच, बी ऑप्शन है मौसी की लड़की के साथ, सी ऑप्शन है मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच, डी ऑप्शन है बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो सोरेट विवाह है मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह, ये सोरेट विवाह है। ठीक है, इसको शाली विवाह भी कहते हैं। तो हम लोग 23 क्वेश्चन अब देखते हैं। विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है? विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन है एक विवाह, बी ऑप्शन है बहुपति विवाह, सी ऑप्शन है बहुपत्नी विवाह, डी ऑप्शन है समूह विवाह। समूह विवाह जो है विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक विवाह पाया जाता है, बहुपति विवाह भी है, बहुपत्नी विवाह भी है, लेकिन समूह विवाह विश्व में अभी तक नहीं पाया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन देखते हैं। विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है कहलाता है। ए भातृक बहुपति विवाह, बी है भातृक बहुपति विवाह, सी है बहुपति विवाह, डी है बहुपत्नी विवाह। विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है उसको बहुपत्नी विवाह कहते हैं। जब एक पुरुष कई पत्नियों से विवाह करेंगे तो उसको बहुपत्नी विवाह कहेंगे। जब एक स्त्री कई पतियों से विवाह करेंगे उसको बहुपति विवाह कहेंगे। जब 5 भाई मिलकर या 2 भाई मिलकर एक साथ एक स्त्री से शादी करता है उसको भातृक बहुपति विवाह कहते हैं। अभातृक बहुपति विवाह जैसे अलग अलग पुरुष एक ही स्त्री से शादी कर उसे अभातृक बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, तो इसका बहुपत्नी विवाह होगा, डी ऑप्शन सही है। विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है वह बहुपत्नी विवाह कहलाता है। ठीक है, भातृक बहुपति विवाह है कि जब सभी भाइयों मिलकर एक स्त्री से शादी करते हैं उसे भातृक बहुपति विवाह कहते हैं। अभातृक बहुपति विवाह वह है जिसमें कई पुरुष तो शादी करते हैं एक स्त्री से लेकिन वो आपस में भाई नहीं रहते हैं। बहुपति विवाह है जब बहुत सारे पतियों से एक स्त्री शादी करे वो बहुपति विवाह है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के जौनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? थोड़ा मध्यम दिख रहा है तो मैं 2 बार बोल दे रही हूँ। भारत के जौनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? तो एक विवाह, बी है बहु विवाह, सी है बहुपति विवाह, डी है बहुपत्नी विवाह। तो इसी को बहुपति विवाह होगा, जो कि जौनसार के बावर के खस जनजाति में बहुपति विवाह पाया जाता है। ठीक है, बहुपति विवाह पाया जाता है। जौनसार भारत के जौनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार विवाह पाया जाता है? तो बहुपति विवाह पाया जाता है। तो हम लोग 26 क्वेश्चन देखते हैं। बहुपति विवाह का अर्थ है, बहुपति विवाह का क्या अर्थ है? ये है एक विधवा पुनर्विवाह करती है, बी है अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं, सी है एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, डी एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करते हैं उसे बहुपति विवाह कहते हैं। जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करते हैं उसे बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे क्या कहते हैं? ए अंतर विवाह, बी है समूह विवाह, सी है बहु विवाह, डी है बहुपति विवाह। तो क्या होगा? इसका डी ऑप्शन बहुपति विवाह होगा। जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो उसे बहुपति विवाह कहते हैं। तो 28 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है।
द्रौपदी का पांडवों से विवाह का उदाहरण क्या है? ए है अभात्रिक बहुपति विवाह, बी है भात्रिक बहुपति विवाह, सी है शाली विवाह, डी है समकालीन शाली विवाह। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, भात्रिक बहुपति विवाह। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है भात्रिक बहुपति विवाह। कहें कि द्रौपदी जो पांडवों से सारी वो पांचों भाई थे, इसलिए उसको भात्रिक बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया है? ए है डी.एन. मजुमदार, बी है W.H.R. रिवर्स, सी है T.N. मदन, डी है विलियम क्रुक। इसका क्या होगा? तो इसका डी ऑप्शन विलियम क्रुक होगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन विलियम क्रुक ने किया था। ठीक है, अब हम लोग 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण वाला है। तो नीचे वो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो अभिकथन ए देखते हैं, निकटाभिगमन निषेध सार्वभौमिक रूप में पाए जाते हैं। कारण है निकटाभिगमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना है। ए ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है पर आर गलत है। डी है ए गलत है और आर सही है। इसमें क्या होगा? तो ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। ये निकटाभिगमन निषेध सार्वभौमिक रूप में पाए जाते हैं। आर है कि निकटाभिगमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना है। तो आर गलत है और ए सही है। ठीक है, तो अब हम लोग का विवाह खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग धर्म पढ़ेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि।